नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव आजमगढ़ पहुंचे हैं। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हरबंसपुर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर राम गोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आजमगढ़ लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जीतने की रणनीति बनाई। उन्होंने दावा किया कि इस बार धर्मेंद्र अखिलेश से ज्यादा वोट से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह गलत बात है कि वोट जाति व धर्म के नाम पर पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मऊ जैसे जिलों में यादव मुस्लिम के अलावा सभी जातियों में सपा को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र व संविधान पर विश्वास है वो सपा को वोट देगा। वहीं बीते विधानसभा चुनाव में बीएसपी को बीजेपी की बी टीम तौर पर कार्य करने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि इस कारण बीएसपी को कौन वोट देगा। दंगा आरोपियों पर बुलडोजर पर रामगोपाल यादव ने कहा कि हिंदुस्तान की कौन सी सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान में लिखा है कि जिसने अपराध किया है उसका घर गिरा दो। यह सरकार मनमानी कर रही है। रामगोपाल ने अधिकारी को भी चेताया कि आज यह सरकार है, लेकिन जो यह कारस्तानी हो रही है इसका मुकदमा 10 या 20 साल बाद भी लिखा जा सकता है। अगर यह सरकार नहीं रहेगी तो उनको दंडित होना निश्चित है। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपहरण का मामला उठाते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि अरुणाचल में मनमाने तरीके से तैयार की गई, इसके अलावा अन्य तरीके से एफआईआर भी की जा रही है। समय आने पर सपा के लोग सड़क पर उतरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। पहले इनकम टैक्स किसी भी मामले में ईडी के पास भेजता है, अब इनकम टैक्स विभाग को बाईपास करके सीधे ईडी कार्रवाई कर रहा है। 2022 में भी जैसे अखिलेश के चुनाव में रहा था, हमें लगता है कि उससे ज़्यादा मत से जीतेंगे धर्मेंद्र। सर, जैसे कि गुड्डू जमाली जो बसपा प्रत्याशी हैं, उनका आरोप था कि 2014 में नेताजी जब जीते तो भारी पैमाने में वोट कैप्चरिंग की गई, बहुत पैमाने में बाहर के लोग बाहर आए, प्रशासनिक धांधली हुई, इस नाते जीते नहीं तो हम जीत रहे। नेताजी लड़े थे तब क्या हमारी सरकार थी? तब भी नहीं। ऐसा है, चुनाव लड़ने वाले तो अपनी अपनी सब बात कहते हैं। अब वो वक्त चला गया है कि जब जाति और धर्म के नाम पर ही लोगों को वोट मिलता है। क्या अखिलेश को मुस्लिम और यादवों के अलावा दूसरी बिरादरियों को वोट नहीं मिला? मिला। हमारे उम्मीदवारों को नहीं मिला जो सारे के सारे जीते। गाजीपुर से लेके आजमगढ़ से लेके अम्बेडकर नगर तक, मऊ में भी सिर्फ एक सीट मऊ में हारे हो तो कोई हारे नहीं, पूरा इलाका जीते। सारे विभिन्न समाज के लोगों ने जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो भारतीय संविधान की मर्यादा को कायम रखना चाहते हैं, उन्होंने पहले भी अभी वोट दिया था विधानसभा में, अब फिर इनको धर्मेंद्र को वोट देंगे। सर, सपा बसपा प्रत्याशी का भी आरोप था कि जैसे मुसलमानों ने 2022 की विधानसभा चुनाव में जानते दे दिया, अब नहीं देंगे। अब प्रधानी चुनाव भी सपा नहीं जीत पाएगी। बसपा जब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना टोटल समर्थन बीजेपी को कर दिया था। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो बसपा को वोट देगा? समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, आप जानते हो कि इस वक्त जब कहीं नहीं जा रहे थे, जब लॉकडाउन था, सड़क पर निकलो तो मुकदमा कायम कर दिए गए, झूठे मुकदमे कायम कर दिए गए, और अब तो देशद्रोह के मुकदमे और लगा दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी को जब जो करना चाहिए प्रभावी ढंग से करेगी और उसका परिणाम आप लोग देखें। सर, ईडी का भी दुरुपयोग हो रहा है। अखिलेश जी ने आज ट्वीट भी किया हुआ है कि वो एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी की तरह काम कर रही है ईडी। जब जरूरत होती है पॉलिटिक्स को एक सिस्टम होता है। इनकम टैक्स वाले जब किसी मामले में ये कहते हैं कि ये आय से अधिक का मामला है या गलत तरीके से संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है, इनकम टैक्स वाला पहले इनकम टैक्स करता है, इनकम टैक्स मामले को ईडी को भेजता है। ये प्रोसेस हमेशा था, उसको बाईपास कर दिया गया। सीधे ईडी को कभी कोई अधिकार नहीं था जब तक इनकम टैक्स उसको भेजे ना। अब कहीं है इनकम टैक्स का रेफरेंस?
सीधे ईडी पहुंच जाती है कि अब चलिए आपने अगर खबर खिलाफ दे दी पहले आपके पास आ जाएगी, चाहे पैसा आपके पास हो। यह है सिस्टम। सर, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है, अब जुलाई में है। अखिलेश जी की आज मीटिंग हुई ममता जी से, क्या सर सपा की रणनीति क्या रहेगी विपक्ष की तरफ से? अब पता नहीं, आज मीटिंग है जी आज मीटिंग है, वहाँ ममता जी ने बुलाई है, अखिलेश पहुँच गए, जी। तो अब बड़े नेता जाने, इसमें हमें कुछ नहीं है। सर, जैसे कि आखिरी सवाल सर ये था कि कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 1.5 साल में वो 10 लाख नौकरियां बांटेंगे, तो क्या ये चुनावी स्टंट माना जाए इसको अब 2024 के पहले? अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज तक जो कहा वो चुनावी स्टंट नहीं था, और क्या था? जो भी कहा उनके मुंह से निकला वो सिर्फ चुनावी स्टंट था। न 15 लाख रुपया अभी तक आए किसी के और न 15 लाख नौकरियां आई, जबकि आपको मालूम नौकरियां कितनी खाली हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खाली हैं, पोस्ट वैकेंट हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर 10 लाख आप कर भी देंगे, कह रहे हायर करो, हायर, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि 24 आ गया नज़दीक, तब तक लोग फार्म भरेंगे, कहेंगे हाँ नौकरी मिल सकती है, और चुनाव गया फिर गड्ढे में चली गई सारी। सर, आजमगढ़ में भाजपा नहीं, ये बताओ, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की CRPC, IPC संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर मैं कोई अपराध करूं तो मेरा घर गिरा दिया जाए? किस कानून के तहत है? कोई जवाब इसका सरकार के पास? कोई जवाब नहीं। तो जो मनमानी करते अंतों का तो जेल जाते हैं, आज नहीं तो कल ये ऐसे आरोप, ऐसे काम हैं जिनकी लिमिट नहीं होती। ऐसा है, जब आप FIR किसी के खिलाफ करते हैं, अगर किसी की सज़ा 3 साल से कम है तो उसकी लिमिट होती है कि इतने दिनों में इसके खिलाफ FIR हो सकती है, मुकदमा कायम हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर सज़ा का प्रोविज़न है तो उस पर लिमिट नहीं, अनंत काल तक, चाहे जब इसके खिलाफ FIR कर। तो अगर अधिकारी लोग इतना भी कानून नहीं जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं जिसमें सज़ा 7 साल, 10 साल, 20 साल तक भी हो सकती है, इस पर FIR 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कभी भी कोई कर सकता है, तो ये इन्हें तो दंडित होना ही है। किसी कानून का उल्लंघन, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से लेके कल क्या चिट्ठी लिखी, आप तो सब जानते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।